हम लोग देखते हैं जीएनपी क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग आइए जीएनपी। जीएनपी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि जीएनपी क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद वह होता है जो किसी भी देश के नागरिक एक वर्ष के अंतर्गत क्या करें? एक वर्ष के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्या करें? वस्तुओं तथा सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करें। अंतिम उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो हम लोग परिभाषा इसकी लिखते हैं कि परिभाषा क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का परिभाषा क्या होगा? तो क्या होगा? किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के आधार पर या आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होगा? उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं क्या होगा? सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? मौद्रिक मूल्य का योग जीएनपी कहलाता है। जीएनपी कहलाता है या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। किसी भी देश के नागरिक हो, या भारत हो या किसी अन्य देश के नागरिक हो, एक वर्ष में हम बताए ना कि नेशनल इनकम हो या जीडीपी हो या जीएनपी हो, एक वर्ष के अंतर्गत ही निकाला जाता है, न कि कई वर्षों का लिया जाता है। तो एक वर्ष के आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रियाएं आप लोग समझ चुके हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब है न चोरी किया जाए, न डकैती किया जाए, न ही इसमें घूस लिया जाए, उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। तो क्या होगा? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर उत्पादित अंतिम वस्तु, ये देखिए फिर आ गया। तो अंतिम वस्तु वही है जो कि लास्ट में बने, उसके बाद किसी वस्तुओं का निर्माण न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अंतिम वस्तुएं कहते हैं। तो वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब देखते हैं पॉइंट, इसमें क्या क्या पॉइंट होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? जीएनपी क्या होता है? एक राष्ट्रीय उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, यदि दूसरा पॉइंट की बात किया जाए तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? देश के नागरिक अपने ही देश में क्या करें? वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करे। वो क्या कहलाएगा? जीएनपी का अंग होगा। क्या होगा? जीएनपी का अंग होगा। ठीक है दोस्तों, जीएनपी का अंग होगा। ठीक है, यदि तीसरा पॉइंट की बात किया जाए तो तीसरे पॉइंट में क्या होगा कि देश के नागरिक हो विदेशों में जाकर क्या किसी कोई कंपनी हो या कोई संस्था हो, उसमें आप उत्पादन करते हैं, उसमें आप
उत्पादन करते हैं तो क्या कहलाएगा, करते हैं तो जीएनपी का अंग कहलाता है, जीएनपी का अंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कहलाता है। तो हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे क्या होता है कि देश के नागरिक हो, विदेशों में जाकर यदि आप कंपनी या संस्था में काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जीएनपी का अंग कहलाएगा। और एक हो जाएगा कि विदेशों के नागरिक विदेशी कंपनियों में विदेश के नागरिक हों और विदेश की कंपनियों में क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं तो वह जीएनपी का अंग नहीं कहलाएगा, जीएनपी का अंग नहीं कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं कि जीएनपी में कौन कौन से चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जीएनपी में एक राष्ट्रीय उत्पादन होता है। जीएनपी क्या है, जीएनपी एक राष्ट्रीय उत्पादन है। अभी हम लोग देखे थे कि जीडीपी क्या था, जीडीपी एक घरेलू उत्पादन था। अब देखते हैं हम लोग, देश के नागरिक अपने ही देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करें तो जीएनपी का अंग कहलाता है। अभी हम लोग देखे थे कि जीडीपी में क्या होता था कि अपने देश के नागरिक हो, अपने देश के अंदर काम करोगे तभी जीडीपी के अंतर्गत आएगा। वैसे ही ये जीएनपी में भी होता है, देश के नागरिक हो आप, अपने ही देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो क्या कहलाएगा, जीएनपी का अंग होगा। यदि देश के नागरिक विदेशों में जाकर कंपनी या संस्था में आप उत्पादन करते हैं तो क्या कहलाएगा, जीएनपी का अंग होगा। अभी जीडीपी में क्या होता था कि अपने ही देश के नागरिक विदेशों में जब पैसा जाकर कमाते थे तो वो जीडीपी का अंग नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने ही देश के आदमी विदेशों में जाकर पैसा कमा रहे हैं या कोई संस्था या कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, जीएनपी का अंग कहलाता है, जीएनपी का अंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विदेशों में जाकर पैसा कमाएं अपने ही देश के नागरिक तो क्या कहलाएगा, जीएनपी का अंग कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं कि विदेशों के नागरिक विदेशों कंपनियों में उत्पादन करे तो क्या कहलाएगा, जीएनपी का अंग नहीं कहलाता है, जीएनपी का अंग नहीं होता है। ठीक है, जीएनपी का अंग नहीं कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब जीएनपी और जीडीपी में क्या संबंध होता है, क्या जुड़ाव होता है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग आइए, जीडीपी तथा जीएनपी में संबंध। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, तो इसका हो जाएगा सूत्र क्या इसका होगा, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस x माइनस एम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जीएनपी यानी कि क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी यानी कि क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस x माइनस एम होता है। जहाँ x क्या होता है, भारतीयों द्वारा विदेशों में कुल अर्जित आय। ठीक है दोस्तों, अर्जित आय। यदि यम की बात किया जाए तो यम क्या है, विदेशियों द्वारा भारत में कुल अर्जित आय। ठीक है दोस्तों, तो यक्स और यम हम लोग समझ चुके हैं। यक्स क्या होता है, जो भारत के नागरिक हैं विदेशों में जाकर पैसा कमा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और यम यहाँ पर क्या है, जो विदेशी नागरिक हैं हमारे भारत में आकर पैसा कमा रहे हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं, उनको क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। हम लोग समझते हैं कि यक्स और यम क्या होगा। मान लीजिए कि यक्स बराबर दिया है एग्जाम्पल में, यक्स बराबर 150 करोड़। ठीक है, और यम की बात किया जाए तो यम कितना है, 50 करोड़।
एम कितना है 50 करोड़ रुपए। तो हम लोग देखेंगे कि यक्स भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाया गया पैसा कितना है 150 करोड़ है, और विदेशियों द्वारा भारत में पैसा कमाया गया कितना है 50 करोड़ है। तो क्या हो जाएगा कुल कुल साधन लागत बराबर क्या हो जाएगा x माइनस एम हो जाएगा। तो x क्या है 150 करोड़ है और m कितना है 550 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा बचेगा कितना 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। तो हम लोग समझ चुके हैं कि कुल साधन लागत क्या होता है, किसी भी देश का कुल साधन लागत क्या होगा। जो अपने देश के लोग हैं विदेशों में जो पैसा कमाए हैं उसको, और जो विदेशी अपने भारत में जो पैसा कमाए हैं उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस एम, यानी कुल साधन लागत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखें, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि यदि यक्स बराबर यम मान लिया जाए, यदि यक्स बराबर यम हो तो क्या हो जाएगा, यदि यक्स बराबर यम हो तो क्या हो जाएगा GNP बराबर GDP। ठीक है दोस्तों, GNP बराबर GDP हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट देखें हम लोग, तो यदि यक्स माइनस यम बराबर 0 मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा GNP बराबर GDP। यही होगा, क्यों होगा, एक्स माइनस एम की जगह आप जब 0 रखोगे तो GNP बराबर GDP ही बचेगा ना। और यहाँ पे यदि एक्स बराबर एम है तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एम में से घट जाएगा तो बचेगा क्या GNP बराबर GDP ही बचेगा। यदि तीसरा पॉइंट की बात किया जाए, तीसरा पॉइंट यदि यक्स ग्रेटर देन यम हो जाए, यदि यक्स ग्रेटर देन यम हो जाए तो क्या होगा GNP और GDP क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा GDP या GNP क्या हो जाएगा GNP ग्रेटर देन GDP हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये धनात्मक भी है, और क्या हो जाएगा ये धनात्मक भी होता है, धनात्मक, यदि धनात्मक भी हो तो क्या हो जाएगा GNP ग्रेटर देन GDP हो जाएगा। यदि चौथे पॉइंट की बात किया जाए तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि यक्स लेस देन यम हो तो क्या हो जाएगा, यम हो तो क्या हो जाएगा, और ऋणात्मक भी हो, और ऋणात्मक भी हो तो क्या हो जाएगा, GNP लेस देन क्या हो जाएगा GNP लेस देन GDP हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझ चुके हैं कि जब यक्स बराबर यम मान लिया जाए तो क्या होगा, जब यक्स बराबर यम मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा यम में से यम घट जाएगा तो GNP बराबर GDP हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि यक्स माइनस यम के बराबर 0 मान लिया जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा तो GNP बराबर GDP ही बचेगा। यदि यक्स ग्रेटर देन, यदि यक्स ये बड़ा मान लिया जाए और यम को छोटा मान लिया जाए तो क्या होगा, और धनात्मक भी हो तो क्या हो जाएगा GNP ग्रेटर देन GDP हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लिए। यदि यक्स लेस देन, यदि यक्स यम से कम हो तो, और ऋणात्मक भी हो तो क्या हो जाएगा GNP लेस देन GDP। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझ चुके हैं। आइए इस पे हम लोग देखते हैं कि इस पे एग्जाम्पल मान लीजिए, देखें इस पे, ये तीसरा पॉइंट पे हम लोग एग्जाम्पल देखें यार। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यक्स क्या है, यक्स बड़ा है, यक्स कितना मान लीजिए आप 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, और यम कितना है 50 करोड़ ही है, यम कितना है 50 करोड़ ही है। तो जो शुद्ध साधन लागत आएगा वो कितना आएगा, यक्स माइनस यम बराबर कितना आएगा 200 माइनस 50 तो कितना आएगा 150 करोड़ रुपए। कितना आएगा 150 करोड़ रुपए। क्यों आएगा, क्योंकि यक्स क्या है, यक्स यम से बड़ा है, यक्स क्या है यम से बड़ा है, और धनात्मक भी है। देखिए यहाँ धनात्मक आ रहा है ना, जब कुछ नहीं चिन्ह रहता है तो क्या माना जाता है, धनात्मक माना जाता है। और हम लोग इस पे यदि एग्जाम्पल पे बात करें तो क्या हो जाएगा, यदि इस पे बात करें चौथे पॉइंट का ये एग्जाम्पल है, और ये तीसरे पॉइंट का एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, यक्स छोटा हो जाएगा। यक्स मान लीजिए कि कितना है 150 करोड़ रुपए है, 150 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, और यम कितना है, यम बड़ा है तो यम को कितना मान लीजिए 200 करोड़ रुपए मान लीजिए, 200 करोड़ रुपए। तो यक्स माइनस यम कितना आएगा, यक्स माइनस यम कितना आएगा
ये क्या है, ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो हम लोग बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि बड़ा है, तो ये जब ये यम बड़ा है, ये एक से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 200, 150 माइनस 200, 150 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा, 200 में से 150 घटेगा, कितना हो जाएगा, 50 करोड़। 50 करोड़ क्या आया, ऋणात्मक आया। क्या आया, ऋणात्मक आया। तो क्या हो जाएगा, जीएनपी लेस देन जीडीपी। यहीं पे दोस्त आज की क्लास समाप्त करते हैं। और